करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। आज हम लोग अलग तरीके से रिवीजन करेंगे। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के जो टॉप 30 क्वेश्चन है ना, इनको आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो टोटल 60 से 70 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आपका रिवीजन होगा। अलग अलग दिनों से अलग अलग क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में। तो इनको हम लोग रिवाइज करेंगे आज। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहेगी। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है और एंड में कमेंट करके स्कोर बताना है। तो अभी मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ और आपको आंसर करते चलना है। तो जितने भी लोग नए आए हो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना ने कहां पर द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी की? तो ये अगर आपको याद हो तो अक्टूबर महीने की शुरुआत में मैंने बताया था कि ये 24 अक्टूबर को होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अभी नई दिल्ली में दूसरा चाणक्य रक्षा वार्ता हुआ, आयोजित किया गया, और ये 24 से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। इसका विषय था राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। किस केंद्रीय मंत्री ने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया? तो 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है राजीव रंजन ने। केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, और आप यहां देख पाओगे पीआईबी का आर्टिकल है, राजीव रंजन सिंह सेट टू लॉन्च द 21st लाइव स्टॉक सेंसस ऑपरेशन टुमारो। तो ये पशुधन के लिए है। पशुधन मतलब कि जो पशु होते हैं उनकी जनगणना के लिए है। टोटल 200 करोड़ रुपए खर्च करके जनगणना कराई जा रही है। ये अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और फरवरी 2025 तक जनगणना चलेगी। ठीक है, तो मतलब इसके तहत टोटल $25 मिलियन की महामारी निधि परियोजना भी शुरू की गई है। साथ ही साथ में पशुधन की जनगणना की जाएगी, किसको कितना रोग है, किस प्रकार की कितनी जातियां पाई जाती हैं, कितनी नस्लें पाई जाती हैं, ये सब इसमें जनगणना होगी। ठीक है, तो 21वीं ये संस्करण होगा, यानी कि 21वीं बार किया जा रहा है। हर 5 साल पे किया जाता है। तो 1919 से शुरुआत हुई थी, 1919-1920 में हुआ था पहली बार, और उसके बाद हर 5 साल पे किया जाता है। तो आप 20-25-100 यानी कि 100 साल जोड़ लोगे। कोविड के टाइम पर नहीं किया गया और अभी किया जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए 21वां संस्करण थोड़ा सा डिले हुआ है। हाल ही में कौन सा बंदरगाह एनवायरमेंट शिप इंडेक्स के प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना? एनवायरमेंट शिप इंडेक्स, इसमें लिस्टेड होने वाला पहला भारतीय पोर्ट या बंदरगाह बन गया है मोरमुगाओ बंदरगाह। मोरमुगाओ बंदरगाह कहां पर है? मोरमुगाओ बंदरगाह साथियों है गोवा में। कहां पर है? गोवा में यह बंदरगाह है, और ये अब ग्रीन शिपिंग को प्रोत्साहित करने के अपने कामों को लेकर के ये एनवायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म में सूचीबद्ध हो गया है, यानी लिस्टेड हो गया है। अक्टूबर 2024 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? फीफा रैंकिंग देखिए, सुनील छेत्री थे तो थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में हुआ करती थी भारतीय फुटबॉल टीम, लेकिन अब लगातार रैंक गिरती ही जा रही है। फिलहाल 125वें स्थान पर हम लोग आ गए हैं फीफा की इंटरनेशनल रैंकिंग में, है ना। फुटबॉल की इंटरनेशनल रैंकिंग में जो फीफा के द्वारा जारी की जाती है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसकी हुई थी 1904 में, और स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी स्थापना इसकी। ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट करके बताओ। स्थापना पेरिस में हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। चलिए, हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है? तो ये पहले पर अर्जेंटीना बना हुआ है। अर्जेंटीना ही इस बार का विजेता है। 2022 में जब हुआ था, 2022 जब वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप का, तो उसकी ये विनर बनी थी। ठीक है ना। लियोनल मेसी वाली टीम है। लियोनल मेसी अर्जेंटीना के ही है। अगला देखते हैं। ज्यूरिख में है हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड में, फीफा का। ठीक है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कर्ज की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, ये बहुत ही चर्चित, बहुत ही विख्यात योजना है। बीजेपी गवर्नमेंट की काफी सक्सेस योजना है, स्कीम है। तो इसको 2015 में शुरू किया गया था। इसके तहत 3 सेक्टर में, 3 कैटेगरी में लोन दिए जाते थे। मैक्सिमम जो लोन दिया जाता था वो 20 लाख नहीं, 10 लाख का दिया जाता था। 10 लाख का मैक्सिमम दिया जाता था, लेकिन इस बार अब इसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है ना। तो PMMY के तहत शिशु, किशोर और तरुण 3 कैटेगरी में दिया जाता था। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, शिशु के तहत
3 कैटेगरी बनाई गई थी। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता था, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, और तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख का दिया जाता था, जो अब इंक्रीज करके 20 लाख तक कर दिया गया है। ये लोन किसको दिया जाता था? जो एमएसएमई वाले होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता था। हाल ही में कहां पर एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इधर जब रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था, तो उधर दोस्तों सिंगापुर में चल रहा था एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन। देखिए सिंगापुर में साइंस एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा था, और वही टाइमिंग है जब ब्रिक्स का हुआ, 22 से 24 अक्टूबर। यही तो ब्रिक्स का आयोजन भी किया गया था, याद होगा, रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का आयोजन किया गया। फिलहाल सिंगापुर में एशिया स्वच्छ ऊर्जा समिट हुआ, और इसका सह आयोजक रहा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट एनटीयू। ठीक है, तो सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर या सीरीज, इसके साथ इरियन, ये सब मिलकर के आयोजन किए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? विश्व न्याय परियोजना का कानून शासन सूचकांक, ये थोड़ा लंबा सूचकांक है, इसमें टॉप पर पूछा है कौन सा देश है, तो टॉप पर है साथियों डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ पर शीर्ष पर है। आप देखोगे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें लास्ट पर वेनेजुएला है। और अगेन भारत की बात करें तो भारत 79th पोजीशन पर है। कुल 142 देश हैं और इसमें भारत 79वें पर है, जबकि वेनेजुएला लास्ट में है। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने कितने वर्षों से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने दोस्तों 80 वर्ष से अधिक जो नागरिक हैं भारत के, उनको एक्स्ट्रा पेंशन देने की घोषणा की है। जो 80 वर्ष से अधिक के हैं उनको एक संवेदनशील बुजुर्ग के रूप में माना गया है कि भाई वो कभी भी जा सकते हैं, इसीलिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंशन और बढ़ा दिया है। तो अब इसके तहत अतिरिक्त पेंशनर को संवेदनशील भत्ता कहा जाएगा, और ये संवेदनशील भत्ता इनको दिया जाएगा। तो अब इसमें आयु वर्ग के अनुसार कैटेगराइज किया गया है, उसको देख सकते हैं। जैसे 80 से 85 वर्ष के हैं तो उनको मूल पेंशन या बेसिक पेंशन का 20% एक्स्ट्रा मिलेगा संवेदनशील भत्ता। 85 से 90 वर्ष के हैं तो मूल पेंशन या संवेदनशील भत्ते का 30% मिलेगा एक्स्ट्रा। 90 से 95 वर्ष के हैं तो मूल पेंशन या संवेदनशील भत्ते का 40%, और 95 से 100 के हैं तो भत्ते का 50%। अगर 100 वर्ष और उससे अधिक पहुंच जाते हैं, मान लो भाई दबे, वैसे इंडिया में तो बहुत कम ही होता है, तो यहाँ पर इसका 100% मिलेगा। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ का प्रकाशन किया गया? तो रतन टाटा ए लाइफ, ये पुस्तक लिखा है दोस्तों थॉमस मैथ्यू ने। थॉमस मैथ्यू केरल के रहने वाले हैं, एक फेमस ये एडिटर हैं, और इन्होंने रतन टाटा ए लाइफ का प्रकाशन किया है अभी हाल ही में। ये पुस्तक रतन टाटा जी के ऊपर बेस्ड है। अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित भारत के एक महान रत्न स्वर्गीय हो चुके हैं, रतन टाटा जी का भी निधन हुआ था। हाल ही में किसको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड ये मिला है दोस्तों अभी हाल ही में उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ये नेपाल की रहने वाली हैं। नेपाल की उर्मिला चौधरी, इन्होंने जीता है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। और ये अवार्ड किसने दिया है पता है? ये अवार्ड दिया है अमेरिका के विदेश सचिव ने, जो कि हैं एंटनी ब्लिंकन। ठीक है, वहां पर विदेश सचिव कहा जाता है, जैसे अपने यहाँ जो विदेश मंत्री का पद होता है, वहां पर विदेश मंत्री को विदेश सचिव कहते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं। यह पुरस्कार 6 नागरिक समाज नेताओं को दिया गया है, तो उनमें से एक ये हैं, ये उर्मिला चौधरी उन्मूलनवादी और श्रम कार्यकर्ता है। इन्होंने फ्री कामलाई डेवलपमेंट फोरम की स्थापना की है। इनके अलावा जो 5 और हैं वो ये हैं, डेंटी सुले तायूरू घाना के, एल्विस साकजरी उत्तरी मैसेडोनिया के, मैक्सिको के तान्या डुआर्ते, और बोलाविया के टोमासा यारहुई जैकोम, नीदरलैंड की जॉन लीडरटम। तो ये 5 और वो मिलाकर के टोटल 6 को सम्मानित किया गया है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से। हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले का निधन हो गया? रोहिणी गोडबोले ये बहुत ही फेमस फिजिक्स की साइंटिस्ट थी और इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आप यहाँ पर देख पाओगे फिजिसिस्ट रोहिणी गोडबोले पास अवे, और ये
पद्मश्री से सम्मानित की गई थी। बहुत और भी अवार्ड मिले हुए थे, साथ ही साथ इनको भारत के चौथा सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2019 में। 2021 में ये फ्रांसीसी राष्ट्रीय पदक ऑफ मेरिट से भी सम्मानित की गई थी। ये 25 से ज्यादा वर्षों तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में काम कर रही थी, उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र से जुड़ी हुई थी। अगला है, भारत सरकार ने एयरबस डिफेंस स्पेस स्पेन की इस कंपनी से कितने C-295 सैन्य परिवहन विमान खरीदे हैं? तो भारत सरकार जो है एयरबस कंपनी से, जो कि स्पेन की कंपनी है, इससे C-295 सैन्य परिवहन के 56 विमान खरीदने के लिए समझौता किया था। इन 56 विमान में 16 तो रेडी टू यूज आ रहे हैं, 40 जो हैं ये भारत में बनाए जाएंगे, भारत में असेंबल किए जाएंगे। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जाएगा भारत में स्पेन की मदद से। स्पेन की कंपनी है एयरबस। इसके लिए स्पेन के जो प्रधानमंत्री है ना, पेड्रो सांचेज, ये भारत की यात्रा पर अभी आए थे, पीएम मोदी से मिले और जाकर गुजरात में इस प्लांट का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो 16 विमानों की डिलीवरी स्पेन से की जा रही है। 2023 में सितंबर में पहला विमान आ चुका है। उसके बाद अब तक अगर बात करें तो 5 विमान आ चुके हैं। ये सैन्य परिवहन विमान है। खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को बंद करके इसकी जगह पर कौन सा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार ये अब बंद हो जाएगा। इसकी जगह पर अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रहेगा। ध्यानचंद, आप जानते हो, मेजर ध्यानचंद जी की जगह पर के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था, लेकिन एक कैटेगरी लाइफ टाइम के लिए ध्यानचंद लाइफ टाइम कैटेगरी पुरस्कार दिया जाता था। तो ये वाली कैटेगरी अब बंद की गई है। बंद क्या मतलब कि इसका नाम चेंज किया गया है, इसको अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। अगला है, किस एआई चैटबॉट ने भारत का पहला बहुभाषी और बहु मॉडल एआई मॉडल एवरेस्ट 1.0 लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हनुमान एआई ने। हनुमान एआई जो चैटबॉट है ना, ये पहला ऐसा जो मल्टीलिंगुअल होगा, जो बहुत सारे लैंग्वेज में अपना मतलब कि रिप्लाई कर सकेगा जो भी चीज़ें लोग पूछेंगे। तो ये भारत का ऐसा पहले होने वाला है और इसने एवरेस्ट 1.0 के नाम से ये एआई मॉडल लॉन्च किया हुआ है। मुंबई में एनवीडिया जनरेटिव एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में 2025 के क्लास में किसे शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में बॉब और माइक को, मारिया सारापोवा को, इन तीनों को सम्मानित किया गया है, इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में रखा गया है। इनको बाब और माइक की जोड़ी रहती थी इनको, तो ये दोनों की जोड़ी को मतलब एक साथ रिकॉग्नाइज किया गया है। साथ ही साथ मारिया सारापोवा को रिकॉग्नाइज किया गया है। 2025 के हॉल ऑफ फेम में टेनिस में शामिल किए गए। ठीक है, ये 5 बार की एकल ग्रैंड स्लैम चैंपियन है मारिया सारापोवा। बाब और माइक जो है ये टेनिस इतिहास की सबसे सफल युगल टीम रही है और हॉल ऑफ फेम के अध्यक्ष हैं किम क्लिस्टर्स। अगला, हाल ही में आयोजित सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता? अच्छा, सुल्तान जोहोर कप ये हर बार मलेशिया में ही आयोजित होता है, इसको ध्यान रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और लोग थोड़ा सा मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट जानते रहते हैं तो वो आंसर कर ले जाते हैं, जो नहीं जानते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं बेचारे। सुल्तान जोहोर कप पूछा जाता है कि कहाँ खेला गया, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं और ऑप्शन देख करके इधर उधर गलत लगाकर चले जाते हैं। ये दिमाग में बैठा लो, ये हर बार कहाँ होगा? मलेशिया में ही होगा। ठीक है ना, तो मलेशिया में होगा, मलेशिया में हुआ भी। और किसका होता है? हॉकी संबंधित। ये भी पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है सुल्तान जोहोर कप। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि भारत ने कौन सा पदक जीता। तो भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। इस बार गोल्ड जीत लिया ग्रेट ब्रिटेन ने। ठीक है ना, ब्रिटेन की जो टीम है इसने गोल्ड जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर जीता है। ऑस्ट्रेलिया वो विजेता रही, ये सिल्वर जीती, भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जूनियर हॉकी का ये टूर्नामेंट था, 19 से 26 अक्टूबर तक मलेशिया में आयोजित किया गया। क्लियर, न्यूजीलैंड को शूट आउट में भारतीय टीम ने हराया। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गुसाडी लोक नर्तक श्री कनक राजू का निधन हो गया। ये किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे? तो गुसाडी लोक नर्तक थे कनक राजू और इनका निधन हो गया। इनको साथियों पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। आप देख पाओगे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको 2021 में। ये थे कनक राजू। इनकी खास बात ये थी कि ये गुसाडी के नर्तक थे। गुसाडी एक लोक नृत्य होता है खास करके तेलंगाना में। तेलंगाना में वहां की स्थानीय देवता को समर्पित एक नृत्य होता है और ये डंडारी उत्सव के टाइम पर होता है। डंडारी उत्सव जो होता है ये दीपावली के बाद आयोजित होता है, 10 दिनों का।
हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार लंबे समय से प्रतीक्षित जनगणना अभ्यास कब शुरू किया जाएगा? जनगणना की शुरुआत की घोषणा हो चुकी है। जनगणना 2025 में शुरू होगी और 2026 तक चलेगी। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 का सेंसस टाल दिया गया ड्यू टू कोविड-19। इसके बाद फिर चुनाव पड़ गया, इसकी वजह से और थोड़ा टाल दिया गया। अब चुनाव वगैरह सब संपन्न हो चुके हैं, तो अगली साल से कहा जा रहा है कि सेंसस स्टार्ट होगा। अब इससे पूरा का पूरा पैटर्न भी बदल जाएगा। 10-10 साल में एक बार जनगणना हुआ करती है, लेकिन अब इस बार डिले हो गया है और 15 सालों के बाद किया जा रहा है। लास्ट वाली 2011 को हुई थी और अब 2025 से शुरू होगा, 2026 में कंप्लीट होगा ये वाला सेंसस। हाल ही में 17वां भारतीय शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी ये दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहां पर ये 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया यानी यूएमआई कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2024 आयोजित किया गया। कब से कब? 25 से 27 अक्टूबर तक। शहरी परिवहन समाधानों का मानकीकरण और अनुकूलन इस बार का विषय रखा गया था। इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए गए, जैसे सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार कोच्चि मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार भुवनेश्वर का दिया गया। अब अगला वाला जो ये समिट होगी, प्रदर्शनी होगी, वो कहाँ होगी? गुरुग्राम, हरियाणा में होगी। कुछ और भी पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, लिस्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पर ये लिस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इत्मीनान से देखिएगा तो आपको दिखेगा साफ। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इकलौता स्वर्ण पदक आया है भारत को और इसको जीता है चिराग चिक्कारा ने। चिराग चिक्कारा अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीते हैं। आर्टिकल आपके सामने है। चिराग चिक्कारा बिकम्स द ओनली थर्ड इंडियन टू विन, केवल तीसरे भारतीय हैं जो गोल्ड जीते हुए हैं और इस बार के संस्करण में तो एकमात्र गोल्ड इन्हीं के नाम आया है। 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने जीता है। टोटल भारत ने 9 मेडल जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड आया है, एकमात्र गोल्ड इनके नाम, एक सिल्वर आया है और 7 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। तिराना अल्बानिया में आयोजित किया गया था 21 से 27 अक्टूबर के बीच में। ध्यान रहे अंडर 23 है। अगला, किस देश ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने यहाँ पर डिजिटल बुनियादी ढांचे को समर्थन करने की घोषणा की है भारत में। क्या होता है, महात्मा गांधी जी का एक बहुत पुराना डायलॉग है कि फर्स्ट दे इग्नोर, देन दे क्रिटिसाइज एंड आफ्टर दैट दे एक्सेप्ट। पहले वो इग्नोर करेंगे, तुमको बहुत उपेक्षित करेंगे, तुमको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे जब तुम बहुत छोटे रहोगे। फिर धीरे धीरे जब ऊपर उठोगे तब वो तुमसे कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे, तब तुमको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे और जब उस पर भी नहीं माने, तुम और आगे चढ़े गए, तब तुमको वो एक्सेप्टेंस देंगे और तुम्हारी फिर प्रशंसा करने लगेंगे। यही यहाँ पर भी हुआ। पहले खूब क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई, खूब। अभी मैंने दिखाया आपको पीछे 9 अक्टूबर का आर्टिकल। अभी देखो अब आगे का आर्टिकल, जब ब्रिक्स समिट में बहुत दबाव डालने की कोशिश की गई और ऐसा लगा कि भारत को भाई किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डालने वाला है, भारत जो है रूस और चीन के पाले में आ जाएगा, मतलब कि रूस, चीन, भारत ये तीनों अपना एक ग्रुप बना ले रहे हैं और ब्रिक्स का एक बड़ा मतलब महत्व बढ़ता चला जा रहा है, G7 को टक्कर दे रहा है। अगर आपने ब्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है हमारी, तो उसको जरूर देखिएगा, तब आपको ये पूरा प्लॉट समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ब्रिक्स पर मैंने जो अभी रिसेंट वीडियो दी है उसको देखिएगा जरूर। को प्रत्येक वर्ष कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर एक ऐसा दिवस है, एक ऐसा दिन है दोस्तों, जब भारत में 7 राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे होते हैं, साथ ही साथ 2 यूनियन टेरिटरी भी अपना स्थापना दिवस मना रहे होते हैं। तो टोटल 7 राज्य, क्योंकि राज्य पूछा गया है, तो 7 राज्यों का ये स्थापना दिवस है, 2 यूनियन टेरिटरी का भी। किसका किसका है, इस इमेज के जरिए आप देखिए। आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, हरियाणा का, केरला का, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का, पंजाब का और मध्य प्रदेश का, ये 7 राज्य का, और 2 केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी और लक्षद्वीप, इन दोनों का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं आज के टाइम पर, ठीक है ना। आगे हो सकता है, अभी जम्मू कश्मीर लगा हुआ है स्टेटहुड का दर्जा पाने के लिए, अगर उसे मिल जाता है स्टेटहुड का दर्जा, तब 29 राज्य हो जाएंगे और 7 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगी। फिलहाल ये 1 नवंबर जब जब स्थापना हुई है उनको देख लेते हैं डिटेल के साथ। जैसे
जब 1956 में पहली बार भाषाई आधार पर जब स्थापना की गई तो उसमें सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश को मौका मिला। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य पर भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था, ये बात ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के अलावा फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, ठीक है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पंजाब, पंजाब तो खैर बाद में आया, तो यहाँ तक जो है 6 तक ये जो है 1956 में भाषाई आधार पर अलग किए गए। फिर पंजाब को 1 नवंबर 1966 में अलग किया गया। हरियाणा 1 नवंबर 1966 में, पंजाब हरियाणा दोनों अलग हुए थे एक साथ। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। अगला, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 के इवेंट में तो भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने टोटल जीते हैं 24 मेडल। अब इन 24 में 6 तो गोल्ड आए हैं अपने, है ना। पैरा बैडमिंटन मतलब समझ रहे हो ना, जो पैरा एथलीट होते हैं, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, उनका इवेंट होता है, जैसे पैरा ओलंपिक आप देखते हो, तो ऐसे ही पैरा बैडमिंटन ये चैंपियनशिप था। तो इसमें भारतीय जो टीम के लोग थे, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे, टोटल 24 मेडल आए, 6 गोल्ड आए हैं, 9 सिल्वर आए हैं और 9 ब्रांज आए हैं। 27 अक्टूबर को जापान में आयोजित किया गया। इसने शिवराज सोलाई मलाई ये एकल और युगल दोनों स्पर्धा में गोल्ड जीते हुए हैं, ठीक। हाल ही में कौन सा देश भारतीय सैन्य निर्यात का शीर्ष गंतव्य बन गया है? भारतीय सैन्य निर्यात का शीर्ष गंतव्य पता है कौन है? अमेरिका है। अमेरिका, इसके अलावा अमेरिका जो है, अमेरिका के बाद फ्रांस के बाद अर्मेनिया, ये 3 देश हैं जहां पर भारत सैन्य निर्यात ज्यादा करता है। अब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो सर, भारत सैन्य निर्यात इतना कब से करने लगा, और वो भी सबसे ज्यादा टॉप एक्सपोर्ट में जो है वो अमेरिका बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, अब बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो तो हम लोग अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ या बाकी देशों से खरीदते हैं, रसिया से खरीदते हैं, या जैसे अभी मैंने C295 वाला बताया, वीडियो बनाई हुई थी कि उसको स्पेन से भारत में लिया है, टेक्नोलॉजी भारत में बन रहा है, तो वो तो बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट हुआ। लेकिन उनके पुर्जे, उनकी और भी बाकी इक्विपमेंट, जैसे अपना भारत का बहुत ज्यादा फेमस है बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है भारत ने, दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट भारत ने ही बनाया। तो ये सब जो है ये चीजें भारत ही भेजता है, बाकी बड़े बड़े चीजें वो लोग बनाकर देते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजें हम लोग बनाकर देते हैं, और इतना देते हैं कि आज के टाइम पर देखो 100 से अधिक देशों को हम लोग सैन्य उपकरण निर्यात कर रहे हैं। तो सैन्य उपकरणों के निर्यात में अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया ये भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्य हैं। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन हो गई, बोइंग हो गई, इन सभी जो कंपनियां हैं इनको हम लोग हेलीकॉप्टर और विमानों के कल पुर्जे निर्यात करते हैं। इसीलिए मैंने आपको जो C295 वाली वीडियो बना करके दी थी उसमें बताया था कि वो मेन टेक्नोलॉजी अपना बना कर देंगे, बाकी उनके कल पुर्जे और बाकी इक्विपमेंट भारत में ही बनेंगे, और वो आकर के ये TASL में असेंबल होंगे, वडोदरा गुजरात में, ठीक है ना। तो कल पुर्जे जो है हम लोग बनाते ही अपने के लिए, साथ ही साथ हम लोग विदेशों में भेजते हैं। तो सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए फ्रांस में होता है अपना एक्सपोर्ट। अर्मेनिया में ATAGS आर्टिकल गन, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ये सब निर्यात करते हैं। अभी एक और रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले जिसमें बताया गया था कि अर्मेनिया जो है ये भारत में सबसे ज्यादा भारत के हथियार लेता है, ठीक है ना। तो अर्मेनिया भी उस रिपोर्ट में था टॉप पर। चलिए आगे देखते हैं। 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हर साल आयोजित होता ही है। तो 28 नवंबर से 15 दिसंबर को इस बार हो रहा है, और इस बार वाला भी कहां पर हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये एक नंबर आपका फ्री में दे देगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित होता है। तो यहाँ हरियाणा टू होस्ट इंटरनेशनल गीता महोत्सव फ्रॉम नवंबर 28 टू दिसंबर 15। ये गीता जयंती के महापर्व जो है इस बार 11 दिसंबर को होगा। ये पार्टनर कंट्री और पार्टनर स्टेट पूछा जाता है। इस बार पार्टनर कंट्री है तंजानिया और पार्टनर स्टेट है ओडिशा। ये दोनों पॉइंट स्टेट याद रखना, दोनों चीजें पूछी जाती हैं। हाल ही में कहां पर भारत का पहला लेखक गांव राइटर्स विलेज खोला गया? तो भारत का पहला राइटर्स विलेज खोला गया है देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर ये खोला गया है। देखिए यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज इनॉग्रेट किया गया इन देहरादून में। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के ये राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया है। 65 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व हुआ। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, कला और सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया।
राइटर्स विलेज जो होगा एक प्रकार से लेखकों को लिए ये समर्पित होगा। इसमें पुस्तकालय होंगे, योग केंद्र होंगे, हिमालयन संग्रहालय होंगे और रचनात्मक सांस्कृतिक विरासत होंगे। ठीक है। हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण या कहें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष होंगे विपिन कुमार। आर्टिकल देखिए, विपिन कुमार अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एम सुरेश का स्थान लेंगे। एम सुरेश इससे पहले थे। 28 अक्टूबर को इनको नियुक्त किया गया है। फरवरी 2009 में भारत सरकार ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को मिनी रत्न का दर्जा दिया था। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ये जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं साथियों। कौन? ये रचेल गुप्ता बन गई हैं। रचेल गुप्ता ये अभी हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीती हैं। देखिए अलग अलग इवेंट होता है। कुछ दिन पहले मैंने मिस यूनिवर्स इंडिया और मिस इंडिया वर्ल्ड बताया था। मिस इंडिया वर्ल्ड फेमिना जिसे कहते हैं। तो ये दोनों भी याद रखना है। जैसे अभी देखो रचेल गुप्ता पहले बारे में जान ले, उसके बाद बाकी वाला रिवीजन करेंगे। रचेल गुप्ता जो है 20 वर्ष की रहने वाली है। पंजाब के जलंधर की रहने वाली है ये, और ये पहली भारतीय और तीसरी एशियाई बन गई हैं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएम मोदी अभी जब ब्रिक्स समिट में शामिल होने रसिया गए थे, रूस के कजान शहर में इस बार आयोजित किया गया ब्रिक्स समिट, तो उसमें व्लादिमीर पुतिन से मिले। व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिले और उनको झारखंड की एक पेंटिंग गिफ्ट की। और ये पेंटिंग जो है सोहराई पेंटिंग है। ये सोहराई पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। कुछ इस प्रकार से ये पेंटिंग थी जिसको गिफ्ट किया है प्रेसिडेंट पुतिन को। प्रेसिडेंट पुतिन बहुत गदगद हुए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए साथियों। मिलेंगे अब अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।